सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और होपफुली आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पे नए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, ढेर सारा शेयर करो, बिकॉज यही मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आगे पूरा का पूरा बीएसटी कंटेंट को अपलोड कर दूं इस चैनल पे। पूरा का पूरा A to Z ईच एंड एवरीथिंग विल बी अपलोडेड इन दिस चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मैं आपके साथ बना हुआ बीएसटी, आपके खून में आ जाएगा। आपको बीएसटी में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करते रहना। लाइक करने से पता चलेगा कितने लोग वीडियो देख रहे हैं और ये मोटिवेट करेगा कि मैं एक दिन में 3, 4, 5, 6 ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कवर अप कर सकूं, जिससे सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर अप हो सके। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 के रिगार्डिंग, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट का बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 बीएसटी का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक क्या है आज का? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट अस स्टार्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? डिजायर्ड रिजल्ट, कोई भी टारगेट। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? डिजायर्ड रिजल्ट, कोई भी टारगेट, कोई भी एंड पॉइंट जो हमने सोच रखा है, जो हमारा लक्ष्य है। ठीक है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हमारा एंड रिजल्ट है, जहां हमको पहुंचना है, जो हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। सो मैनेजमेंट का भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, मैनेजमेंट का भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो अभी आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स आर द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स आर डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब एंड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, हम आज आपको पढ़ाएं तो मेरा भी कुछ टारगेट होगा, कुछ एंड रिजल्ट होगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव होगा दिमाग में। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? दे आर द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी फॉर द बेनिफिट। ऑब्जेक्टिव्स आर सेट to achieve some benefit. Objectives are set, targets are set to achieve some benefit. So objectives are the desired result of any activity for the benefit of the organization, for the benefit of the organization. मतलब हम objectives किसके benefit के लिए बनाते हैं? Objectives are set. ठीक है, objectives are the desired result. These are the targets which have to be achieved. Objectives का एक target है जो achieve करना है, desired result achieve करना है of any activity, कोई भी एक्टिविटी हो सकता है, of any activity for the benefit. benefit किसके लिए? for the benefit of the number 1 organization, number 2 employees के benefit के लिए, number 2 employees के benefit के लिए, and the society, and the society, society के benefit के लिए। ठीक है, so objectives are the desired result of any activity for the benefit of the organization. किसके benefit के लिए? organization के benefit के लिए। objectives क्या है? objectives are the desired result, these are the end result, target, destination, लक्ष्य। ठीक है, objectives are the desired result of any activity for the benefit of the organization, organization के benefit के लिए, employees के benefit के लिए, as well as society के benefit के लिए। So objectives of management basically किसके benefit के लिए होता है? Objectives of management क्या होते हैं? These are the end results of any activity. Objectives of management क्या होते हैं? These are the end results of any activity for the benefit of the employees, for the benefit of the organization, and for the benefit of the society. So objectives of management क्या है? Objectives of management are the end result, desired result, target result of any activity for the benefit of the organization, employees as well as the society. तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। हमने कुछ गोल बनाया, कुछ टारगेट बनाया, मैनेजमेंट चाहता है कि वो गोल अचीव हो जाए, इसलिए मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स फॉर द बेनिफिट। किसको बेनिफिट मिलेगा? ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होता है? हर वो इंडिविजुअल ग्रुप और पार्टी जो बिजनेस से अटैच्ड है, जो बिजनेस से लिंक्ड है, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर। जैसे शेयर होल्डर, जिसने कंपनी में पैसा लगाया है, वो स्टेक होल्डर है। जैसे कस्टमर्स, वो भी स्टेक होल्डर है। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट, स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। सो एनीवन
who is having any kind of interest with the business organization is a stakeholder. कोई भी ऐसा पर्सन जिसका स्टेक है, जिसका इंटरेस्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर. सो स्टेक होल्डर्स वो पर्सन है, वो ग्रुप है, वो इंडिविजुअल है जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट है. गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, बिकॉज गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है हमारा बिजनेस से? टैक्स के पैसे के लिए. गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, क्रेडिटर्स भी स्टेक होल्डर है, उन्होंने हमको उधार में सामान बेचा है, उन्होंने हमको उधार में सामान बेचा है. दे आर द सप्लायर्स, सो दे आर द स्टेक होल्डर्स. Clear the benefit of all the stakeholders. Employees, गवर्नमेंट, देखो एम्प्लॉइज भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, इनको हमसे सैलरी चाहिए. गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, इनको हमसे टैक्स चाहिए. डायरेक्टर्स स्टेक होल्डर्स है, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स. मतलब मोटा मोटी बात करें तो स्टेक होल्डर का मतलब हर वो पार्टी, हर वो ग्रुप, हर वो इंडिविजुअल जो बिजनेस से कहीं ना कहीं अटैच्ड है, लिंक्ड है, इंटरेस्टेड है. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स. सो ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स. मैनेजमेंट पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि सारा स्टेक होल्डर्स का जो गोल है वो अचीव हो सके. ठीक है, सारा स्टेक होल्डर्स मतलब हर वो पार्टी जो बिजनेस से कहीं ना कहीं अटैच्ड है, बिजनेस से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर. सो एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज को सैलरी चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए. डायरेक्टर्स, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स, इनको टाइमली पेमेंट चाहिए. इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, उनका इंटरेस्ट है कि उनको टाइम पे उसको रिटर्न मिलता चाहिए. क्लियर, रिटर्न मिलना जरूरी है उनको उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर. which includes नंबर 1, देखो बिजनेस का सर्वाइवल होना बहुत जरूरी है. ठीक है, अगर बिजनेस सर्वाइव करेगा तभी सारा स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट बना रहेगा. बिजनेस कब सर्वाइव करेगा? जब बिजनेस का इनकम, बिजनेस का रेवेन्यू इतना ज्यादा है कि उसका कॉस्ट कवर हो जा रहा है. बिजनेस का रेवेन्यू, बिजनेस का इनकम इतना ज्यादा है दैट इट कैन इजीली कवर इट्स कॉस्ट. जैसे मान लो आज हम क्लासेस करवा रहे हैं, तो क्लासेस करवाने के लिए हमको मार्कर पेन खरीदना पड़ता है, मार्कर इंक खरीदना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है, रेंट का पेमेंट करना पड़ता है, इतना सारा खर्चा का पेमेंट करना पड़ता है, इतना सारा खर्चा का पेमेंट करना पड़ता है क्लासेस करवाने के लिए. और फीस थोड़ा बहुत आ जाता है. क्लियर, फीस थोड़ा बहुत आ जाता है. तो थोड़ा बहुत जो फीस मिल रहा है और खर्चा इतना सारा है, तो जब तक मेरा फीस ज्यादा है, खर्चों से ज्यादा मेरा फीस है, ठीक है, जब तक मेरा फीस ज्यादा है, जब तक मेरा कॉस्ट कवर हो जा रहा है, किससे? फीस से. ठीक है, स्टूडेंट से जो फीस मिल रहा है वो इतना ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है कि मेरा कॉस्ट कवर हो जा रहा है, तब तक हम इस बिजनेस में सरवाइव कर पाएंगे. तो सरवाइव करने के लिए द रेवेन्यू मस्ट एक्सीड द कॉस्ट. रेवेन्यू मस्ट एक्सीड द कॉस्ट और द रेवेन्यू शुड कवर द कॉस्ट. कॉस्ट कवर होना चाहिए, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट से. यही बात लिखा हुआ है सर्वाइवल में. क्या लिखा हुआ है? द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस. ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई. बिजनेस को सरवाइव करना जरूरी है. ठीक है, वो सरवाइव नहीं करेगा तो वो लॉन्ग रन तक नहीं जा पाएगा. द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस is to survive, and in order to survive it should earn, it must earn, it has to earn, it should earn enough revenue, that is enough income to cover its cost. सरवाइव करने के लिए भाई रेवेन्यू ज्यादा होना जरूरी है, कॉस्ट का कवर होना जरूरी है. जितना कॉस्ट है उससे ज्यादा मेरा इनकम होना चाहिए, तभी हम लोग लॉन्ग रन में सरवाइव कर पाएंगे और बिजनेस चलता जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट आता है प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होता है? अगेन प्रॉफिट इज द इंसेंटिव और रिवॉर्ड. एंटरप्रेन्योर ने जितना भी रिस्क लिया है, एक बिजनेस का ओनर्स ने जितना भी रिस्क लिया है, उस रिस्क के बदले उनको एक रिवॉर्ड मिलता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट. क्योंकि बिजनेस का ओनर ने भाई रिस्क लिया बिजनेस स्टार्ट करके, तो उसके बदले उसको रिवॉर्ड मिलेगा. दैट रिवॉर्ड इज नथिंग बट प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज द इंसेंटिव, इट इज द इंसेंटिव. मतलब ये हम लोग को प्रॉफिट होने से क्या होगा ना, बिजनेस का ओनर इंटरेस्टेड रहेगा, बिजनेस को और एक्सपैंड करना है. ठीक है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट आते जाएगा तो हम लोग को इंसेंटिव मिलेगा, हम लोग मोटिवेट होंगे, फाइनेंशियली मोटिवेट होंगे कि हमको बिजनेस को एक्सपैंड करना है. सो प्रॉफिट इज द इंसेंटिव और रिवॉर्ड. ठीक है, प्रॉफिट क्या है? इट इज द इंसेंटिव और रिवॉर्ड फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस. ठीक है, एक बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए प्रॉफिट क्या है? इट्स अल्टीमेट रिवॉर्ड व्हिच इज गिवन बाय द बिजनेस टू इट्स ओनर्स. ठीक है, इट इज अ सिचुएशन where the firm's revenue are able to cover cost and the risk of the business. तो प्रॉफिट, अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है मतलब उसका सारा कॉस्ट कवर हो जा रहा है, मतलब उसका इनकम ज्यादा है खर्चों से, उसका इनकम ज्यादा है, उसका खर्च से उसका इनकम ज्यादा है. एंड ग्रोथ क्या होता है भाई? ग्रोथ तो तभी होगा अगर कोई बिजनेस
अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है और बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोच रहा है, ठीक है। अगर हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट को खा के खत्म कर दे रहे हैं और उसको हम लोग री इन्वेस्ट नहीं कर रहे प्रॉफिट को, तो ऑब्वियसली बिजनेस का ग्रोथ रुक जाएगा। तो ग्रोथ होना भी बहुत जरूरी है। ग्रोथ इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल। इट इज एन एक्सटेंशन, मतलब बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल एंड प्रॉफिट, देखो सर्वाइव कर लिए, अपना कॉस्ट कवर कर लिए, रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से तो सर्वाइव कर लिए, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट भी आना स्टार्ट हो गया। वो प्रॉफिट को हमको री इन्वेस्ट करना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज। हमको एक लिमिटेड जगह तक बिजनेस नहीं करना है, हमको हमेशा टारगेट होना चाहिए कि हमको अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस में ग्रोथ लाना है और एक्टिविटीज को एक्सपैंड करना है। जैसे सपोज अगर हम लोग अभी रीजनल लेवल पे सेल्स कर रहे हैं तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि हमको सिटी लेवल पे सेल्स करना है, देन मेरा टारगेट होना चाहिए हमको स्टेट लेवल पे सेल करना है, देन मेरा टारगेट होना चाहिए हमको नेशनल लेवल पे सेल करना है। सो डे बाय डे हमको अपना टारगेट होना चाहिए कि हमको अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, इसको ग्रो करना है, इसको लिमिटेड नहीं रखना है, इसको ग्रोथ होना जरूरी है। और ग्रोथ कैसे होगा? जब प्रॉफिट आते रहेगा, प्रॉफिट को वापस से री इन्वेस्ट करो, बिजनेस एक्सपैंड करेगा, बिजनेस ग्रोथ करेगा। क्लियर? इन टर्म्स ऑफ सेल्स कैसे देख पाते हैं सेल्स को, कैसे देख पाते हैं ग्रोथ हो रहा है? अगर सेल्स बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, हम लोग पहले 1-2 पीस प्रोडक्ट बनाते थे, आज हम लोग लाखों की क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस में ग्रोथ हुआ है, ठीक है। बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। पहले हम लोगों ने मान लो 1-2 स्टूडेंट से पढ़ाना स्टार्ट किया था, आज हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस में ग्रोथ हुआ है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, मतलब अगर हम लोग लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं एंड डे बाय डे हमारा प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे हमारा सेल्स इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। और जब बिजनेस में सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा, जब बिजनेस सर्वाइव करेगा, उसमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा और प्रॉफिट से वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, तो बिजनेस ने अपना ऑर्गेनाइजेशनल या फिर इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिया है। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। हर बिजनेस का सोसाइटी के रेस्पेक्ट में भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है। हर बिजनेस का, हर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, रिगार्डिंग द सोसाइटी। इसी को बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जो लोगों को काम नहीं मिला, जो लोग केपेबल है पर जिनको काम नहीं मिला है, उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करना, उनके लिए वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जो लोग अभी तक मान लो जिनको काम नहीं मिला है, जो लोग केपेबल ऑफ वर्किंग बट स्टिल दे हैव नॉट बीन एम्प्लॉयड और स्टिल दे हैव नॉट बीन वेकेटेड, ठीक है, तो उनको लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ये भी मैनेजमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है? These objective deals with the commitment. These objective deals with the commitment of an organization. Organization ने भी कुछ प्रॉमिस किया है, कुछ कमिटमेंट किया है, किसको? सोसाइटी को। ऑर्गेनाइजेशन ने भी सोसाइटी को कुछ कमिटमेंट किया है, कुछ प्रॉमिस किया है। So these organizations deals with the commitment of an organization. These objectives deals with the commitment of an organization towards the society. It involves creating employment opportunities. ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या इंपॉर्टेंट है? क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब जो लोग अभी तक जिनको काम नहीं मिला उनके लिए कुछ काम वाम का जुगाड़ करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसएडवांटेजेस सेक्शंस, मतलब जिनको अभी तक एडवांटेज नहीं मिला है, जो लोग सोसाइटी का पार्ट है, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, जो लोग को अभी तक काम नहीं मिला, उनके लिए काम वाम जुगाड़ करवाना। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव है। कंपनी ने प्रोडक्ट तो बनाया है बट प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत गंदा है, बहुत बेकार है, तो उससे नहीं चलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। प्राइस भी नहीं बढ़ाना है भाई, प्राइस इतना मत बढ़ा दो कि कस्टमर्स खरीद ही नहीं सके, ठीक है, कस्टमर्स के लिए वो अनअफोर्डेबल हो जाए, ऐसा नहीं करना है। रीजनेबल प्राइस पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, टाइमली पेमेंट करना अपना सप्लायर्स को, ठीक है, टैक्सेस टाइमली पे करना गवर्नमेंट को। इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम लोग प्रोडक्शन भी करेंगे बट हम लोग ना सोसाइटी के कॉस्ट पे प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम लोग पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। हम लोग को देखना है वाटर पोल्यूशन क्रिएट ना हो जाए, सॉइल, हम लोग को देखना है कि एयर पोल्यूशन क्रिएट ना हो जाए, फैक्ट्रीज से जो भी, चिमनी से जो भी हजार्डस गैस इवैल्यूएट हो रहा है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जो बर्स्ट आउट हो रहा है, उससे एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट ना पहुंचे, ये भी हम लोग को नोटिस करना पड़ेगा। एंड कंडक्टिंग बिजनेस इन फेयर एंड केयरफुल मैनर, मतलब सोसाइटी के बारे में सोचो, जिन लोगों को काम नहीं मिला उनको काम दिलवाओ, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, रीजनेबल प्राइस चार्ज करो, अपना टाइमली पेमेंट करो, टैक्सेस का पेमेंट टाइमली करो, क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट करो, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स को अप्लाई करो, ठीक है, जिससे सोसाइटी को हार्मफुल गैस का
फेस ना करना पड़े, ठीक है। एंड कंडक्टिंग बिजनेस अपना जो भी परफॉर्म करेंगे एक प्रॉपर मैनर में कंडक्ट करेंगे एंड केयरफुली कंडक्ट करेंगे, फेयर तरीके से बिजनेस करेंगे, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव है। थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव हम समझते हैं कि एम्प्लॉइज का भी कुछ नीड्स को पूरा करना ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉइज का जो पर्सनल नीड्स है उसको कौन पूरा करेगा? बिजनेस इटसेल्फ। एम्प्लॉइज का जो पर्सनल नीड्स है उसको कौन पूरा करेगा? बिजनेस इटसेल्फ। तो यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव से हम लोग क्या समझ रहे हैं? These objectives are related with satisfying the personal needs of the employees। पर्सनल ऑब्जेक्टिव से हम लोग क्या समझते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब these objectives are related for satisfying the personal needs। एम्प्लॉइज का भी कुछ पर्सनल नीड्स है, उनका भी कुछ पर्सनल टारगेट्स है, उनको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। इट इन्वॉल्व्स नंबर 1 फिनेंशियल नीड्स। एम्प्लॉय को भी रुपया पैसा का दरकार है भाई, एम्प्लॉय को लोन का दरकार है, तो एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉयर से लोन मांग सकता है, ऐसा सुविधा देना पड़ेगा हमको। एम्प्लॉय को अगर लोन का दरकार है तो वो हमसे पैसा ले सकता है, हमसे लोन ले सकता है, हमसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सकता है, तो उसका फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करेंगे बाय प्रोवाइडिंग कंपैरेटिव सैलरी, उसको अच्छा सैलरी देंगे, ठीक है। एंड पर्क्स का मतलब होता है बेनिफिट्स देंगे। पर्क्स का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स देंगे। देखो सैलरी हो गया कैश इन नेचर, पर्क्स हो गया नॉन कैश इन नेचर। रहने के लिए घर दिया है, चढ़ने के लिए घूमने के लिए गाड़ी दिया है, ठीक है, बात करने के लिए सेलफोन दिया है, तो ये सब क्या है? परक्विजिट्स है, ये सब परक्विजिट्स है, पर्क्स है। सोशल नीड्स का मतलब क्या होता है? पीयर रिकॉग्निशन। अगर एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो उसको मोटिवेट करना भी ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इससे क्या होगा? वो फ्यूचर में और अच्छा काम करने का सोचेगा। अगर एम्प्लॉय ने अपना टारगेट अचीव किया है, उसने टाइमली काम कंप्लीट किया है, अच्छा काम किया है, तो मैनेजमेंट का ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको मोटिवेट करे ताकि फ्यूचर में और ज्यादा वो प्रोडक्शन कर सके। एंड हाई लेवल नीड्स का मतलब क्या होता है? अगर एम्प्लॉय के अंदर इच्छा है कि वो खुद को एक्सपैंड करना चाहता है, खुद को ग्रो करना चाहता है, तो ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ। मान लो एम्प्लॉय जो है वो बोल रहा है कि हमको जीएसटी सीखना है, हमको टैली प्राइम सीखना है, हमको और अपना नॉलेज को एक्सपैंड करना है, ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लिए वो सारा चीज प्रोवाइड करवाए ताकि एम्प्लॉय अपना पर्सनल ग्रो कर सके एंड डेवलप कर सके खुद को। तो यहाँ तक होपफुली समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर समझ में आ गया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।